नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। बागेश्वर में 5 सितंबर को होगा विधानसभा उपचुनाव। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 8 सितंबर को काउंटिंग होगी। उपचुनाव के लिए 17 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र और 21 अगस्त 2023 तक नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। चंदन राम के निधन से खाली हुई है बागेश्वर विधानसभा सीट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 अगस्त 2023 तक नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, बागेश्वर सीट को लेकर के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी भी तैयार होंगे, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बागेश्वर उपचुनाव के लिए यहाँ पर यदि बागेश्वर की मैं बात करूं तो यहाँ से चंदन रामदास विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के, और परिवहन मंत्री भी थे। लगातार वो विजयी रहे हैं बागेश्वर से और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए पहले से ही तैयारी में थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी जब न्यूज इंडिया से बातचीत की थी तो संकेत दिए थे कि बागेश्वर उपचुनाव के बाद बैठधारियों की बात आगे बढ़ सकती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी तेजी से बागेश्वर उपचुनाव में जुटेगी, जबकि कांग्रेस के पास मौका होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद होने जा रहे इस महत्वपूर्ण चुनाव में किस प्रकार से कॉम्पिटिट करती है। हालांकि चंपावत उपचुनाव जो इससे पहले हुए, इसमें 97% वोट लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रिकॉर्ड बनाया और कांग्रेस चारों खाने बुरी तरह चित हुई। कांग्रेस के बस्ते नहीं थे, वोट मांगने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे और पूरी तरह मैदान से लगभग गायब थी कांग्रेस। हालांकि उपचुनाव में सरकार का प्रभाव भी रहता है क्योंकि रूलिंग पार्टी भाजपा है। तो अब बागेश्वर में टिकट किसको होगा? सिंपैथी के आधार पर चंदन रामदास के परिवार में ही किसी को टिकट मिल रहा है या कोई नया प्रत्याशी पार्टी ढूंढती है, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। परंतु चुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों दलों के सामने एक नया टास्क आ गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड की 13 महिलाओं को मिला तिलू रौतेली पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीएम ने सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने पुरस्कार दिए। 35 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। सर्व चौक स्थित आईआरटीडी सभागार में कार्यक्रम हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तिलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। 35 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मुख्यमंत्री धामी ने सम्मानित किया। सर्वे चौक स्थित आईआरटीडी सभागार में कार्यक्रम हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीएम ने किया सम्मानित। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वह सब किया जाएगा जो आवश्यकता होगी। बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा बहन रेखा ने यहाँ से कहा कि आप सबकी जो जरूरत है, आप सबकी जो आवश्यकताएं हैं, उसको हम लोग भली भांति महसूस करते हैं। लेकिन हमारा राज्य भी नवोदित राज्य है, बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये चुनौतियां भी हमारी संपूर्ण प्रदेश की हैं और उन सब चुनौतियों को हमें पार भी करना है। उन सब का ध्यान में रखते हुए सरकार में निर्णय लेने पड़ते हैं और निश्चित रूप से उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो सबसे बेहतर होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर क्षेत्र में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये कौन भूल सकता है कि जब हम उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे थे, उस आंदोलन को सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी मातृशक्ति ने किया है। हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड बनाने में अपना ये योगदान दिया है, वो हमेशा उत्तराखंड के स्मरण में रहेगा
और मातृशक्ति का, नारी शक्ति को जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस स्थान पर मातृशक्ति की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वह स्थान स्वयं भगवान का निवास स्थान बन जाता है। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसमें भी नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है, और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा गया है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को नई दिशा देने के लिए अग्रसर हों, यानी कि सबसे आगे आए, आगे आकर जो है दिशा देने का काम करें। और यही कारण है कि आज हमारी मातृशक्ति महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से कम नहीं है। वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे आज घर हो, युद्ध का मैदान हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे शोध अनुसंधान का क्षेत्र हो, महिलाओं ने आज हर जगह अपने को साबित करने का काम किया है। महिलाओं ने आज अपने को हर जगह पर सिद्ध किया है कि वो किसी से। राजधानी दून में स्मार्ट सिटी के सुस्त कामकाज पर अब आयुक्त गढ़वाल बेहद सख्त हो गए हैं। कमिश्नर गढ़वाल ने कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अफसरों को जल्द गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कमिश्नर के साथ बैठक के दौरान टाइल्स और लेबर की कमी होने का बहाना बनाने लगे। इससे आयुक्त खफा हो गए और जमकर फटकार भी लगाई। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे के मुताबिक जितना समय बर्बाद होना था हो चुका, अब बहुत तेजी के साथ काम पूरा होना चाहिए। मैंने स्मार्ट सिटी की एक सूक्ष्म बैठक ली थी और मेरा मुख्य जोर ये था कि जो कार्य सक्सेसफुली हो चुके हैं उसके बारे में बात नहीं करनी है, जो कार्य भी नहीं हुए हैं और क्यों नहीं पूर्ण हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस था। और स्मार्ट सिटी की सीईओ और जो पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन हैं उनको भी बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि काम बहुत ही चरणबद्ध ढंग से और बहुत तेज़ी से पूर्ण करने हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। और आज मैंने उस रास्ते पर खुद भी देखा कि काफ़ी लेबर बढ़ाई गई है वहाँ और काम तेज़ी से किया जा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रेच में हम जो हमारा दिलाराम चौक से बहल चौक तक का जो पैच है वो बिल्कुल दुरुस्त होकर ठीक हो जाए। इसी तरह से जो और भी पेंडिंग काम हमारे बचे हैं, मैंने एक्सीएन को ये भी निर्देशित किया है कि इसका एक फ्लो चार्ट बना के मुझे दे दें कि और पर डे बेसिस पर इसकी मैं समीक्षा करूंगा और खुद वाच रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि काम अब जल्दी से जल्दी समाप्त हो और देहरादून वासियों को जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही। उत्तराखंड में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं इस हफ्ते भी लोगों को भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में आगामी 11 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने आगामी 11 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की चेतावनी के अनुसार 9 अगस्त को टिहरी, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में बारिश को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं बाकी के शहरों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए बात करें, अभी पिछले वीक अगर जो वेडनेसडे गया है वहाँ तक देख रहे हैं तो जो रेनफॉल एक्टिविटी हमारी वीक की अगर बात करें तो कम रही, सामान्य से कम रही है। उसके बाद भी बहुत एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है, लाइट मॉडरेट या जो पास 24 आवर्स की एक्टिविटी उसमें थोड़े मिले हैं हैवी, या एक आध जगह वेरी हैवी मिला है, तो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी या एक्टिव उसमें हम केवल रहे हैं। तो ज़्यादातर दिन ऐसे रहे, अभी अगर पीछे 8 से 10 दिन 12 दिन की बात करें कि जिसमें जो है सामान्य या सामान्य से कम ही बारिश रही है, ऐसे ज़्यादा टाइम अभी 8 से 10 दिन की अगर बात करें ये रहा। अभी आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख में आप देखेंगे आज भी जो बहुत एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो लाइट से मॉडरेट तो ठीक है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट से कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार या इसी तरह कुमाऊं रीजन के भी, लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें आप देखेंगे कि आज भी अनेक जगहों तक में बारिश मिल जाएगी, हल्की से मध्यम। अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें तो थोड़ी कम एक्टिविटी है, तो कुछ जगहों में आप कह सकते हैं हल्की मध्यम मिलेगी। जहाँ तक भारी वर्षा की बात है तो आज
भी इसी तरह स्थिति, और कल भी 8 तारीख को भी ऐसी स्थिति है। हालांकि भारी वर्षा जो है हमने आज और कल रखी है कहीं कहीं पर, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी और इसी तरह जो आपका नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर को ये रखा गया है। तो कल जो यूएस नगर वगैरह में जो संभावना है वो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का, केदार घाटी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। केदार घाटी के रामपुर में बारिश के कारण 30 से 35 कमरों का एक 3 मंजिला होटल ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते होटल की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके अलावा केदार घाटी में कई स्थानों पर केदारनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। हाईवे पर यात्री भी जगह जगह फंसे हुए हैं। बताते चले कि केदार घाटी में बारिश का दौर लगातार जारी है। रात भर हुई बारिश के कारण केदार घाटी के रामपुर में हाईवे के ऊपरी छोर पर स्थित 30 से 35 कमरों का एक 3 मंजिला होटल देखते ही देखते जमींदोज हो गया। होटल में रह रहे लोगों ने होटल को पहले ही खाली कर दिया था। होटल गिरने के समय आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी वहां से हटा दिया गया था। वहीं दूसरी ओर लगातार बारिश होने के कारण केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। कई स्थानों पर हाईवे वॉशआउट भी हो गया है। केदारनाथ आने जाने वाले यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हरिद्वार जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए केंद्र की 10 सदस्यीय टीम हरिद्वार पहुंच गई है। एनडीएमए के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में पहुंची टीम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा से हुए नुकसान के असेसमेंट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने हैथमपुर गांव पहुंची। 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के कई हिस्सों का भ्रमण करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि जुलाई महीने में हुई तेज बारिश से हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसमें लोगों की करोड़ों रुपयों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। साथ ही किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन कर लोगों को मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। एनडीएमए की टीम आई है जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सर आए हैं और साथ में एसडीएमए से, स्टेट गवर्नमेंट से सेक्रेटरी साहब आए हैं और एनडीएमए की पूरी टीम आई है। लगभग 10 लोगों की टीम है इसमें। और विगत माह में जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से पूरे हरिद्वार जनपद में वाटर लॉगिंग की स्थिति आ गई थी और उस अतिवृष्टि की वजह से जो भी क्षति हुआ उसका आकलन करने के लिए सेंटर की ये टीम आई है स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे। और हम लोगों ने पूरा जो असेसमेंट हमारा था अब तक का और जो राहत कार्य हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाए हैं और फसल जो डैमेज हुआ है पूरे जनपद में उसका अभी तक जो असेसमेंट हम लोगों ने किया है उसकी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम उत्तराखंड दौरे पर है। केंद्रीय टीम 8 से 11 अगस्त तक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भ्रमण पर रहेगी, जहां हरिद्वार जिले का दौरा कर जल भराव से हुए नुकसान का जायजा लेगी। आपको बता दें कि प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते हरिद्वार जिले में फसलों को अधिक नुकसान हुआ है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के उत्तराखंड आगमन पर कांग्रेस ने स्वागत किया है और कहा कि हम केंद्रीय टीम का स्वागत करते हैं और हम ये भी मांग करते हैं कि जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लंबे समय से इस विषय को उठा रहे हैं। कांग्रेस के समय में 17, 16 से 18 हज़ार रुपये तक किसानों को पर बीघा दिया गया था और इस समय पहले तो उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। वहाँ दवाइयों का इंतजाम होना चाहिए क्योंकि जैसे ही बाढ़ का पानी बैठेगा उसके बाद महामारियाँ फैलती हैं, आप और हम सब जानते हैं। उसकी कोई तैयारी सरकार की नहीं दिखाई दे रही है। जिनके बिजनेस में, जिनकी दुकानों में नुकसान हुआ उसमें कोई सरकार की तैयारी नहीं दिखाई दे रही। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय टीम का। अगर वो आएँ, अच्छी अपना एक अच्छा प्रस्ताव भेजें और लोगों को सहायता हो तो कांग्रेस उसमें है। नैनीताल की झील में लोग पैडल बोट में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पर्यटक कभी खड़े होकर, कभी पैर को तालाब में डालकर झूमकर नाचते हुए नजर आते हैं। इसमें प्रशासन और नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। ईओ नैनीताल का कहना है कि हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों के जरिए इसकी देखरेख भी की जा रही है। पौड़ी जिले में लंपी बीमारी से 40 पशुओं की मौत हो चुकी है। अप्रैल से अब तक ये घटनाएं सामने आई है। हालांकि पशुपालन विभाग का दावा है कि विभाग के चिकित्सकों की टीम पशुओं के टीकाकरण की कवायद में जुटी हुई है। इसके अलावा पशुपालकों को जागरूक करने और ऐसे समय में बरती जाने वाली सावधानी को लेकर भी शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 1-1.5 वर्ष से जिले में चला आ रहा है। पिछले वर्ष जो
हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ विकास खंड है दुगड्डा, उसमें ये बहुत अधिक इसने अपना प्रभाव दिखाया था। इस साल दुगड्डा विकास खंड में ये बहुत ही कम है, और क्योंकि हमने पिछले वर्ष बहुत प्रयास किया था इसके टीकाकरण और चिकित्सा करने के लिए, वर्तमान में विकासखंड पौड़ी, खिरसू, पाबो और थलीसैंण में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। लगभग 1,70,000 टीकाकरण गोवंश का हम कर चुके हैं और वो निरंतर चल रहा है। इसके चिकित्सा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त 50वां जेके फुटबॉल टूर्नामेंट विवाद की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप यह है कि स्कूल प्रबंधन ने 2 टीमों को टूर्नामेंट से बाहर निकालने का प्रयास किया है, जिसको लेकर कॉलेज के बाहर हंगामा खड़ा हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया था कि पुलिस को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद खिलाड़ी शांत हुए। हालांकि अभी भी बाहर निकाली गई टीम की तरफ से साफ किया गया है कि यदि उनके साथ गलत किया तो वो कॉलेज के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक अखबार की कटिंग जिसमें लिखा हुआ आ गया नवीन नाम का और पदम नाम का, वो इनको एक वो मिल गया कागज, और प्लेइंग लिस्ट में अमन, सुरेश, पदम, नवीन ये सब लिख के आ गया, तो उस चीज़ को एक वैलिड मांग रहे हैं। जो टूर्नामेंट एक खेलने जा रहे हैं वही ऑर्गेनाइज कमेटी लिख के दे दी है कि नवीन और पदम हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ना वो खेले हैं, उसको ये इनवैलिड बता रहे हैं। और अब रही दूसरी बात, जो ये वैलिड बता रहे हैं कि रेफरी के कहने पे, वही रेफरी आज कह रहा है मुझसे कि भाई मेरे से प्रेशर में बुलाया गया है। सीधा सीधा मैं बता दूं आप लोगों को, ये आनंद थापा जी और कलम सर, इन दोनों की मिली भगत है कि अपनी इनकी सेंट जॉर्ज की टीम, इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है खेलने की। हमारे लोकल लड़के इनसे अच्छा खेलते हैं, इनको पीछे खींची जा रही है, इनकी टांगे खींची जा रही है, इनको किसी तरीके से बाहर किया जाए, बाकी और कुछ नहीं है। और इसीलिए हम यहाँ पे आज आए हैं। हमने सिर्फ इनसे जवाब मांगा है कि अगर आप एक क्वालिटी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हमने ना इनको प्रायर हमने नोटिस पहले ही बोल दिया था, वर्बली भी बोल दिया था कि भैया आप लोग जितने भी ये खेल रहे हैं, जो देहरादून में लीग खेल रहे हैं, ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर पहले से रूल चल रहा है, जो भी देहरादून लीग खेलेगा वो जेके फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, क्योंकि ये लोकल बच्चों का है। वो बच्चा ऑलरेडी दूसरी जगह पे खेल रहा है, तो जो रेस्ट जो बाकी बच्चे हुए हैं उनको हम अपने यहाँ पर खिलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दे रखा है एक अच्छा। अगर यहाँ